आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 21। नजर हमारी, विश्वास आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सुरेश उपमन्यु। मथुरा में बीजेपी और महागठबंधन की जोरदार टक्कर है। चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस कहीं भी लाइन में है ही नहीं। अब देखते, आज हमारे साथ हैं दीपक चौधरी, जो महागठबंधन के से आज आए हैं हमारे साथ डिबेट में। स्वागत है दीपक चौधरी जी आपका। क्या कहने हैं आपके मथुरा के चुनाव को लेकर के? कहाँ जा रही है आपकी सीट? कौन जीत रहा है? देखिए, महागठबंधन में और भाजपा से जो मुकाबला है, इसमें महागठबंधन बहुत आगे है और कहीं भी भाजपा के हाथ आने वाले नहीं हैं। और एक छत्र उसमें हम लोग जो पताका फहराने जा रहे हैं, विजय पताका। और ये मथुरा में पहली दफ़ा एक किसान पुत्र का लड़का जीतकर संसद में पहुँचेगा। पहली दफ़ा क्यों? पहले भी किसान पुत्र के और भी। अब फिलहाल जो परिस्थिति है, जिस हिसाब से देश में माहौल है, क्या रणनीति है महागठबंधन की? महागठबंधन की कैसे पार पाएंगे भाजपा से? हर तबके का वोट महागठबंधन को मिल रहा है। समाज के हर वर्ग का वोट गठबंधन को मिल रहा है। किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, आम आदमी, छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, सभी लोग एकमुश्त होकर महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। और ये हमारी तरफ से इन सभी लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमें वोट दे रहे हैं। आपने वो काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं चीनी मिल को लेकर के, उसका क्या हुआ? देखिए, चीनी मिल की अगर हम बात करें तो ये भाजपा का अपना खुद का इनका मुद्दा था। जब पहले जो इलेक्शन हुए थे और खुद राजनाथ जी जब आए थे चौमा में, तो खुद उन्होंने ऐलान किया था कि 3 महीने में आप हमारी सरकार बनने दीजिए पूर्ण बहुमत की। 3 महीने में हम लोग छाता शुगर मिल को बजट देते हुए इसे चालू कर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। भरी जनता में, जहां हजारों की तादाद में लोग थे, भरी सभा में उन्होंने वादा किया था। तो क्या रहा? अब उसमें जो हमारी लड़ाई चली, किसान भाइयों के सहयोग से मैंने खुद जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करी। वहाँ से आने के बाद में सभी पत्रावलियाँ राज्य सरकार को भी गई, यहाँ तक कि राज्यपाल जी को भी लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, राष्ट्रपति जी को भी लिखा, लेकिन कहीं से कोई जवाब हमको नहीं आया। सिवाय राष्ट्रपति जी के यहाँ से एक पत्र जरूर हमको मिला। उन्होंने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को उत्तर प्रदेश को लिखा कि इस मामले को तुरंत सुलझाते हुए निस्तारण करें। उसकी एक प्रतिलिपि हमारे पास भी आई थी। वरना इस सरकार में किसी ने कुछ नहीं सुनी, किसानों की कुछ नहीं सुनी, आम आदमी, गरीब, मजदूर, सब लोग तबाह किए इस सरकार ने। तो क्या ये जनता मानेगी अगर महागठबंधन जीतता है तो चीनी मिल चालू हो जाएगी? कम से कम मैं कहता हूँ। नहीं, क्यों वोट करें? आपने क्या मतलब वायदे किए हैं जनता से? कहाँ, किस चीज़ को लेकर वोट मांग रहे हैं? किस चीज़ को लेकर मैदान में हैं आप? हम लोग सबसे पहली जो हमारी मुख्य, अगर धारा की बात करें, अगर हम छाता तहसील की बात करें, क्योंकि मैं छाता में बैठा हूँ, तो अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला जो हमारा प्रमुख मुद्दा किसानों का है, वो छाता शुगर मिल का मुद्दा है। और इस शुगर मिल का मुद्दे को हमारे कुंवर नरेंद्र सिंह जी, मैं आशा और उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ जनता को, हर वर्ग को, कि संसद में बार बार इस मुद्दे को उठाएंगे और विवश कर देंगे सरकार को, चाहे कोई भी सरकार बने, कि विवश कर देंगे इस सरकार के लिए केंद्र से भी बजट जारी हो। सड़क, पानी, बिजली, कैसा विकास रहा बीजेपी का आपकी नज़र में, माननीय सांसद हेमा मालिनी के? अगर हम, अगर वो आपने बात एकदम उचित प्रश्न पूछा है। अगर हम इसकी बात करें तो कामर में ये हेमा मालिनी जी आई थी, तो हमारे बुजुर्ग दादाजी थे, तो उन्होंने कहा था कि मैडम हमारे खेतों में पानी नहीं है, बम्बा सूखा पड़ा है, पानी नहीं आ रहा है। तो सांसद महोदय ने, ये भाजपा की प्रत्याशी वर्तमान की, इन्होंने ये कहा था कि बम्बा क्या होता है। जिस सांसद को ये नहीं पता कि बम्बा क्या होता है, वो क्या जाने किसानी, वो क्या जाने खेती, उससे दूर दूर से मतलब नहीं है भाई। वो तो बॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं, सेलिब्रिटी हैं, अभिनेत्री हैं, तो उनका किसान से क्या लेना देना, क्या मतलब गरीब से लेना देना भाई। वो तो अपना हवाई नेता हैं, तो हवा में गए। आपके कहने का मतलब है, अभी मैं आपको एक चीज़ नहीं बता दूं, अभी आज अखबार में आया है अमर उजाला में, वो यहाँ पे वोट भी नहीं डाल सकती। आप ये देखिए, इस हमारे मथुरा जिले की
भाग्य देखिएगा कि जो इलेक्शन लड़ रहा है भाजपा का, वो अपना वोट भी नहीं तो डाल जयंत सकता। चौधरी भी बाहर से आए थे, लेकिन उनका वोट तो बनवाया था ना उन्होंने। वोट तो बनवा- इन्होंने तो अपना वोट भी नहीं बनवाया, इन्होंने तो वो अपना एक वोट अलग भी बात बॉम्बे में है। है। बाहरी प्रत्याशी को तो जयंत चौधरी को भी जिताया था यहाँ की जनता ने, मेरी बात तो मुझे- हेमा मालिनी को भी जिताया है। मेरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा एक सुनिए, पब्लिक कहती है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं हमारे मथुरा जिले में, जो आपके प्रत्याशी हैं कुमार नरेंद्र सिंह, ये भी बाहरी हैं। ये बाहरी नहीं है, ऐसा है कि इनकी पूरी पुश्तैनी जब से हमने जन्म लिया है, मैं तब से बात करूंगा, ज़्यादा मुझे पता नहीं, तब से हम लोग यहीं पे हैं, इन्हीं से जुड़े हुए हैं। कभी भी उनके द्वार पर पहुंच जाइए, कभी भी कैसे चले जाइए, वो खुद ऐसे इंसान हैं जो खुद बिठा के अपनी गाड़ी में जहाँ भी हो, चाहे किसी पद पर अब तक हो या ना हो, और वो जुझारूपन उन्होंने दिखाया है जो मैं समझता हूँ आज तक किसी नेता में यहाँ मथुरा जिले में हमको देखने को नहीं मिला है। एक बार बताइए, कोसी कला से गोवर्धन के लिए एक रेलवे लाइन मंजूर हुई थी जब जयंत चौधरी सांसद थे, और वो आज तक अधर में लटकी पड़ी है, क्यों नहीं कर पाए जयंत चौधरी उसकी अगुवाई? उसकी अगुवाई के लिए पीछे ये बजट ये बाद में ये उसमें आया था कि यहाँ पे जाने के बाद में उसमें बहुत सारी कमियां निकाल दी गई थी। अब कमियां किन स्तरों पर निकाली गई उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। कितनी सीटें मिली हैं आपको? 3 सीटें। कितनी जीत रहे हैं? ये तीनों के तीनों प्रचंड बहुमत के साथ में ये लोग जीत रहे हैं। जहाँ तक हम मथुरा जिले की बात करें, ये भी प्रचंड बहुमत में है, बागपत भी प्रचंड बहुमत जीतेंगे और मुजफ्फरनगर भी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। तो अजीत सिंह तो टक्कर संजीव बालियान से है वहाँ पे मुजफ्फरनगर में, तो क्या लग रहा है वो पिछली हार को इस जीत में बदल पाएंगे इस बार? संजीव बालियान जी इतने कद्दावर नेता थे इनके पास में, उनसे बीच में ही क्यों मंत्री पद छीन लिया गया भाजपा ने? सबसे पहले उनका पर्सनल कोई पर्सन नहीं है, कोई मैं बताता हूं, अंदरूनी कलह हो सकती है, कोई कानूनी कलह नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहाँ कोई काम नहीं कर पाए, इसी वजह से उनका मंत्री पद भी गया और अब जनता भी उनको नकार देगी। जयंत चौधरी माठ क्षेत्र से विधायक बने थे, बीच में छोड़ के भाग गए, पब्लिक कैसे विश्वास करेगी उन पर? देखिए मैं बात करता हूँ कि अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो हमेशा किसानों के मुद्दों पर हमेशा अग्रसित रहे हैं, हमेशा बात रखी है, चाहे वो संसद में सही चाहे वो बाहर सही, कम से कम बात रखना, मुद्दों को बनाना, ये सब बातें ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें, अगर यूपी गवर्नमेंट की हम बात करें तो जाटों को केंद्र में आरक्षण मिला था, तो मैं जयंत जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनका भी पूरी सहभागिता रही थी और यूपी गवर्नमेंट ने जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाया था और भाजपा ने आते ही उस जाट आरक्षण को ख़त्म किया। ये भाजपा कब से किसानों की देशी हुई? कभी नहीं रही। ये इतिहास है। जो ये कहते हैं मोदी जी की 60 साल हम यूँ नहीं हुए, फलां नहीं हुए, मैं कहता हूँ जो हमारे बुजुर्गों ने सही निर्णय था कि उन्होंने वोट नहीं दिया इनको। ये धनाढ़ियों की पार्टी है और वही काम आज भी हुआ है। राम मंदिर के पे कुछ बोलना चाहेंगे? राम मंदिर पे अगर हम बात करें तो सरकार इनकी थी, सत्ता इनकी थी, करना इनको था, पूछ किससे रहे हैं? ये लोग विपक्ष से पूछते हैं, ये नहीं बने था। भाई सत्ता में आप बैठे हो, पूछ विपक्ष से रहे हो। अगर आपको यही था तो अध्यादेश लाते ना। अध्यादेश लाना भाजपा की नियत बन चुकी है। हर मामले में अध्यादेश लाना, संसद में ये बहस नहीं करना चाहते, वोटिंग नहीं करना देना चाहते, सिर्फ अध्यादेश पर ये लोग काम करते हैं, उस पर यकीन करते हैं, क्योंकि इनका संविधान में किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं है। कितनी वोटों से जीत रहा महागठबंधन? कितनी सीटें आ रही हैं यूपी में, पहले ये बताइए आप। यूपी की अगर हम बात करें तो अगर इसी गठबंधन की हम बात करें तो ये ही लगभग 50 से ऊपर सीटें ये लोग जीत रहे हैं। और यही मैं कहता हूँ, आपके सर्वे भी यही दिखा रहे हैं टीवी पे कि ये गठबंधन लगभग 50 से ऊपर जाएगा। उसके बाद जो होंगे वो अन्य भी आएंगे और मैं समझता हूँ भाजपा मुश्किल से 10 सीट निकाल ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। खास मेन जो समस्या है हमारे मथुरा जनपद में वो क्या है आपकी नज़र में? क्या काम कराना चाहिए सबसे पहले सांसद को यहाँ? मैं कहता हूँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आएगी शुगर मिल की। ये एक ऐसा व्यापार, ये एक ऐसा जगह है, उद्योग है, ये एक ऐसा उद्योग है जिसपे हर किसान का लड़का, हर किसान का आम आदमी, माताएं, बहनें, गरीब, मजदूर, व्यापारी, यहाँ तक कि छाता का व्यापार सही, चाहे कुर्सी का व्यापार सही, चाहे चौमा का व्यापार सही, चाहे बरसाने का व्यापार सही, मैं कहता हूँ आगरा मंडल का उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये अहम काम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ बात करते हैं रोज़गार की। हमारे यहाँ कोसी में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित है, लेकिन हमारे यहाँ के लड़कों को कोई रोज़गार नहीं है, क्योंकि सबकी इन नेताओं से चौथ बनी हुई है। और ये लोग नेता यही चाहते हैं कि यहाँ का क्षेत्र यूँ ही गरीब बना रहे, ताकि तुम्हारी अपनी रोजी रोटी ऐसे ही सिकती रहे। कोसी में कौन नेता है ऐसा जो चौथ बांध देगा? कोसी क्षेत्र में ऐसा कौन नेता है आपकी नज़र में जो इस तरह से
जो आप कह रहे हैं ना, आपके शब्द हैं अभी जो आपने कहा है कि चौथ बंदी हुई है कंपनियों से, ऐसे कौन है वो नेता, उसका नाम तो नहीं, वो तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन है, लेकिन वो जनता भी जानती है, वो कंपनी वाले भी जानते हैं और आम आदमी। अरे यहाँ एक बात और दूसरी है, यहाँ जो लोकल जनता है उनको बिजली एक तो पर्याप्त मिल रही है बीजेपी के शासन में, ये आप भी जानते हैं इस बात को, और एक सड़कों का जो जाल जो नया बिछाया गया है उससे बहुत प्रसन्न है यहाँ की जनता। तो ये जयंत चौधरी जब सांसद थे तब वो ये क्यों नहीं हुई, अखिलेश ने भी नहीं किया इतना यहाँ पे जितना बीजेपी ने किया है, तो क्यों कोई जनता आपको वोट देगी? मैं कहता हूँ, अब मैं एक ही बात पे मुद्दे पे आता हूँ। अगर आप सड़कों की जाल बिछाने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि सड़कों का जाल बिछाना उसे कहते हैं अगर कच्ची रोड हो, जहाँ दगरे हों, उसको पक्का बनाया जाए तो हम उसको कहते हैं कि सड़क बनी। दगरे से भी ज़्यादा बुरी रास्ते थे यहाँ। आप देखिए शेरगढ़ वाला जो मार्ग था कोसी से शेरगढ़, वो कितना अच्छा बना पड़ा है। वो मेरे दादाजी बाबू तेजपाल सिंह ने बनवाया था जब वो विधायक थे। जितने भी छाता विधानसभा में जो भी मार्ग हैं, उनके बाद हेमा मालिनी ने बनवाया है। वो हेमा मालिनी ने जब बनवाया, जब 2 महीने वहाँ आंदोलन हुआ, हेमा मालिनी तब कहाँ थी, क्यों नहीं आई थी वो धरने में? इस बात का जवाब दें हेमा मालिनी जी, क्या कारण था, किसने रोका था उनको आने के लिए? उनको तो आदमी में बदबू आती है। जयंत चौधरी ने क्यों नहीं बनवाया? जयंत चौधरी अपने 5 साल के जो लास्ट के महीने थे तब पदयात्रा करते हैं उस सड़क को बनने के लिए, और 5 साल तक आराम से कोई मतलब नहीं उस सड़क से। मैं उसका उत्तर दे देता हूँ कि जितनी भी सांसद निधि थी उन्होंने वो पूरी खर्च करी, और इनकी सांसद निधि अब जब कहाँ खर्च करी वही मैं बताता हूँ, पूरे जिले में उन्होंने खर्च करी। आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिएगा कि पूरी सांसद इन्होंने खर्च करी और कोई भी पैसा वापस नहीं किया। इन सांसद महोदय का पैसा अभी भी कई लाख रुपए वापस जा रहा है गवर्नमेंट को, तो ये क्यों नहीं कर पाई खर्च? इस बात का ये बताएं कि किसने रोका था काम करने के? उन्होंने तो काम किया है। नहीं, काम किया तो दिखता ना, उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने काम किया है, मथुरा वृंदावन में आए और नाच कूद के चले गए जी, किस्सा कहानी खत्म। और आपको जनता क्यों वोट दे? हमको जनता यूँ वोट दे कि अगर हम इसकी बात करें, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, तो केंद्र सरकार ने GST 36 बार बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने क्यों किया है? अच्छा, अगर GST इन्होंने लागू किया था, जो पहले जो GST था उसके बाद जो घटा, फिर उसके बाद घटा, अब जो GST है, तो इसके अंतराल में जो व्यापारी से जो पैसा लिया गया और जो पहला पैसा दिया जो अब कम दे रहे हैं, तो वो पैसा गवर्नमेंट ने लिया, तो गवर्नमेंट ने उस पैसे को वापस क्यों नहीं किया? क्या व्यापारी इस देश का दुश्मन है क्या? क्यों नहीं किया वापस उन्होंने? या ये व्यापारी चोर है? बताए बीजेपी गवर्नमेंट कि हमने वापस क्यों नहीं किया इस पैसे को। अब ये एक बार बताइए, यहाँ पे जो मथुरा में जो मेन मुद्दे हैं उनके बारे में कोई बच्चा डालिए, क्या होना चाहिए राजनीति क्षेत्र में? जो सांसद जीत के आएगा उसको क्या करना चाहिए चीनी मिल को छोड़ करके, और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? मैं कहता हूँ जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि इनके जो ये झूठ बोलते हैं, किसानों क्या है आमदनी दुगनी की बात करते हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। स्वामीनाथन आयोग की अगर हम बात करें, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने यूपीए शासनकाल में एक आयोग बनाया था और बाकायदा रिपोर्ट उस पर बन के तैयार हो गई थी। जब ये रिपोर्ट बन के तैयार हुई तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया और कहा कि हम इसको अपने जैसी गवर्नमेंट बनेगी हम इसको लागू करेंगे। वहाँ उसकी बात छोड़िए, उसकी बात तो बहुत दूर की बात रही, वो तो मिलना ही नहीं, हुआ भी नहीं। उसके आप जब देखा होगा हरिद्वार से एक आंदोलन चला और जब गाजियाबाद बॉर्डर पर आया तो इसी बात पर सरकार ने लाठी बरसाई। केवल वो राजघाट जाना चाह रहे थे, राजघाट भी नहीं जाने दिया। तो क्या किसान वहाँ डकैती करने आ रहे थे? आप उनकी बात तो सुनने देते। वो तो हर सरकार करती है ऐसा। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन किसान का दर्द तो था ना। कांग्रेस ने भी बाबा रामदेव को दौड़ाया था और भी कई लोगों को, नेताओं को दौड़ाया था। बाबा रामदेव के मैं बताता हूँ, अगर अन्ना हजारे बाबा रामदेव की हम बात करें तो उसी में यही भाजपा और RSS वाले घुस गए थे, तब ये आंदोलन का इतना बड़ा बना था, अन्यथा वहाँ कोई होने वाला नहीं था। फिर अगर जन लोकपाल की हम बात करें तो क्यों नहीं इन्होंने अब तक बना पाया उसको। चलो सर्जिकल स्टेप पे बात करते हैं हम। मोदी जी ने पाकिस्तान को ना के चने चबा दिए, घर में घुसकर मारा है, 400 आतंकवादी मार दिए बालाकोट में। क्या कहेंगे इसको लेकर के? मैं कहता हूँ अगर ये भारतीय सेना का ये लोग, मैं सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ। मेरे गांव से भी फौज में है और मेरा बड़ा सीना जो है चौड़ा हो जाता है कि हमारे गांव का सीना में कोई ना कोई लड़का गया है और अभी भी जा रहे हैं। लेकिन किसी सेना के ऊपर अगर हम सियासत करें तो इससे बड़ी नीच बात और कोई नहीं हो सकती। अगर हम बात करें, अगर ये कहते हैं कि 250 जो हमारे देश में अंदर आके कोई मारेगा तो उसको तो जवाब तो देना पड़ेगा। वही जवाब मोदी जी ने दिया है, वही लेकिन पूरी निर्भीकता से और निडरता से दिया है। ऐसा पहले नहीं दिया गया। मैं पहले मुद्दे पे तो आइए। मैं कहता हूँ कि 250 किलो RTX आया, ये जो कहते हैं मुझे नहीं पता, ये जो कहते हैं कि 250 किलो 350 किलो या 250 किलो जो भी था,
अगर चौकीदार चौकन्ना था तो वो RDX आया कहाँ से, पहली बात। दूसरी बात, अगर CRPF ये कह रही है गृह मंत्रालय को कि हमें हेलीकॉप्टर या अन्य साधन चाहिए कि हम दिल्ली और बटालियन हमारी जाना चाह रही है, तो गृह मंत्रालय ने क्यों मना किया, क्या कारण है भाई? रही बात आप देश में दुश्मन की पाकिस्तान से निपटने की बात करते हैं तो उससे सेना निपट लेगी। सेना इतनी हमारी सक्षम है कि उसको नाक को चबल जमा देगी। प्रधानमंत्री जी का काम केवल ये नहीं है। अब आप 15 लाख और काला धन, 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल, ये कहाँ गए? मांगो ना। GST, नोटबंदी पर कहा गया कि हम लोग ने आतंकवादी कमर तोड़ दी। अगर आतंकवादियों को कमर तोड़ दी थी तो फिर ये आतंकवादी कहाँ से पैदा हो रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बदला लिया गया है पाकिस्तान से इस आतंकवादी हमले का, वो सेना ने लिया। वो इस सेना की ही बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इच्छा शक्ति होती है, प्रधानमंत्री ने चाहा तो हुआ है। सेना के शीर्ष जो नेतृत्व है, उनके जो कमांडर हैं, उनके जो मेजर जनरल हैं, उन्होंने चाहा तब हुआ है। सेना ने चाहा, लेकिन मैं बताता हूँ, अगर आक्रमण करने की, अगर उससे पहले भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। बात सुन लो, अगर आक्रमण करने की कोई परमिशन देता है तो उसको राष्ट्रपति देता है, ना कि प्रधानमंत्री देता है भाई। ये हमारे संविधान में है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो ये वो कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, ऐसा नहीं है। सर्वोच्च जो संस्था है सेना के ऊपर, वो राष्ट्रपति होता है। केवल ये होता है कि सलाह ली जा सकती है, लेकिन जो अंतिम आदेश होगा वो राष्ट्रपति देता है। ये लोग झूठ बोलते हैं कि इन्होंने किया, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जब तक नहीं कहेंगे तब तक नहीं हो सकता। आप इसका सिरमौर मोदी जी को नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। सेना को जाएगा, कोई व्यक्तिगत कैसे मान लेगा? अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने यहाँ रहते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अगर यही बात करते हैं तो आइए भी इस मुद्दे पे, क्यों नहीं आते? आप इतने सैनिक मर गए हमारे, फिर उसके श्रेय क्यों लेते कि हमने हमारे शासनकाल में इतने सैनिक मर गए, पिछले शासनकाल में आधे भी नहीं मरे थे। आपके दादाजी तो कैसे मान लिया? आपके दादाजी कांग्रेस से विधायक थे, कांग्रेस में थे। अब आप कहाँ कितना पैमाना मानते हैं मथुरा में कांग्रेस का, कहाँ मानते हैं, कौन से नंबर पर? देखिए, मैं इस मामले में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं हमारी जो लड़ाई है किसान, गरीब, मजदूर और आम आदमी की, व्यापारी की, मध्यम लोगों की, इन सब की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और सतत प्रयास है कि हम लोग उनकी आवाज़ को बुलंद करें और उनको खुशहाल माहौल, एक अच्छा माहौल उनको देखने को मिले कि हाँ वाकई में जो बाबू तेजपाल सिंह टाइम में जो ज़माना था वो भी, और एक अब आज ये शासनकाल है, इसमें भी कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं है। जो पहले माहौल था वही माहौल दोबारा पुनः। एक आखिरी सवाल, अगर जयंत चौधरी मथुरा से अपने प्रत्याशी को जिताते हैं और आप भी जीतते हैं, कहाँ जाएंगे? सरकार में किसके साथ जाएंगे? नहीं, वो तो एक बात का विषय है कि कौन कौन जीत के आते हैं, कौन कौन नहीं जीत के आते हैं। तो महागठबंधन का PM चेहरा बता दीजिए आप मुझे। महागठबंधन CM की कोई ऐसी कोई बड़ी बात PM चेहरा बताइए। मैं बताता हूँ। PM चेहरा कोई बड़ी बात नहीं है। PM चेहरे की अगर बात करें तो जो भी जीत के आते हैं सब लोग, वो आपस में तय कर लेंगे, उनकी पार्टी तय कर लेगी। वो बाद का मुद्दा है, ये मुद्दा अभी का नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि जो भी PM बने कम से कम पढ़ा लिखा हो, कम से कम ये तो ना हो कि जो आज तक के शासनकाल हो रहा है वो ना हो। बिल्कुल पढ़ा लिखा हो। ये मथुरा की चुनावी चर्चा मुद्दे की बात में आज हम थे श्री दीपक चौधरी जी के साथ, किसान मजदूर संघ के प्रदेश स्तर के नेता हैं।